हर तारीख रात के बाद सुबह ने नमूदार होना ही है, इसलिए पुरुमीद रहो। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आनी चाहिए पाकिस्तान और अफ्रीका का कोई मैच नहीं है। तैयारी तो बहुत अच्छी है, मैं काफी दिनों से प्रिपेयर कर रही हूँ। B2B की ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी थी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बड़ी अच्छी बात के साथ और मोटिवेशन हमने देनी है क्योंकि हाई स्पिरिट्स में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा इवेंट है जिसका आज से बाकायदा आगाज़ हमारी तरफ से हो रहा है क्योंकि आज हमारा पहला मैच है। तो कहते हैं जी हर तारीख रात के बाद सुबह ने नमूदार होना ही है, इसलिए पुरुमीद रहो क्योंकि अल्लाह पाक को पुरुमीद लोग पसंद हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के अपने सफ़र का आगाज़ करने जा रही है। मेज़बान टीम अमेरिका से टकराएगी। कौम पुरुमीद है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीते और ट्रॉफ़ी के साथ वापस आए। तो इसलिए हमने उन्हें बैकअप करना है, उनके साथ हमारी बेस्ट विशेज़ हैं और इसी पॉजिटिविटी के साथ हमने खेलना, उनको फौरी तौर पर तनकीद का निशाना नहीं बनाना। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। T20 में सुल्तान बनने का मिशन, ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप के पहले टाकरे में आज अमेरिका से 2-2 हाथ करेंगी। कौमी टीम के कैप्टन बाबर आजम बैटिंग नंबर्स में चेंजेस का इशारा दे रहे हैं। कौम ने पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए उम्मीदें लगा ली। वज़ीर आज़म का अहम तरीन दौरा है चीन और इससे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर बहुत सारे मुआहिदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं और पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी से अलग अलग मुलाकातें होंगी। बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के है। दौरे के सम्राट को बिजनेस कम्युनिटी कैसे देख रही है, ये आज हम जानेंगे। सारिम बर्नी कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार, इंसानी स्मगलिंग के संगीन इल्ज़ामात का सामना। मारूफ समाजी रहनुमा की गिरफ्तारी के पीछे असल वजूहात क्या हैं, इस पर प्रोग्राम में आज बात होगी। और शतरंज की बिसात पर मोहर सख्त करने का मिशन, पाकिस्तानी नौजवान पुरअज़्म। पाकिस्तानी नौजवान काज़ाकिस्तान में होने वाली चेस चैंपियनशिप के लिए अगले हफ्ते रवानगी तय। शतरंज के नौजवान खिलाड़ी आज होंगे दुनिया बोल है के मेहमान। जी जनाब, ये वो तमाम बड़ी खबर जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा वर्ल्ड कप का क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट लवर्स की भरमार है। तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज पहला मैच अमेरिका से होने जा रहा है। पाकिस्तानी शायकीन को इस मैच का इंतज़ार है, लेकिन कौमी टीम को यकीनन फतह का इंतज़ार भी होगा क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर हमारी टीम ने पहला मैच हार गई तो फिर उन्हें तनकीद का निशाना शदीद बनाया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका की बेबी टीम के लिए पाकिस्तान का सामना करना भी कोई आसान नहीं होगा क्योंकि क्रिकेट बाय चांस गेम है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। इसी मैच की सूरत हाल पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम शहरीज, यकीनी तौर पर पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। खूबसूरत एंजॉय कर रही है पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका मैच और बहुत प्यारा इंट्रो दिया, बहुत आला पैकेज दिया। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखें 4 चांद तो आपके तज्जिए से लगेंगे। मुझे ये बताइए कि क्या आप आज एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्या हमें आसान हरीफ समझना चाहिए अमेरिका को? शेरिस बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। जो अमेरिका ने इनपुट डाला है, जो कनाडा की टीम को हराया है और टॉस जीतने के बाद बॉलिंग की है और आउटस्टैंडिंग जोसेफ ने इनिंग खेली है, मैन ऑफ द क्राइसिस इनिंग खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। मगर यकीनी तौर पर जो आपका वर्ल्ड न्यूज़ चैनल पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, प्राइम टाइम पे देखा जा रहा है, ये बताते चलो यूथ जो है, जो घरों में लड़ाइयाँ हो गई हैं, यूथ जो है अमेरिका को सपोर्ट करती है, जो माँ बाप हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ कहीं नहीं है, ये घर घर की कहानी चल रही है। अमेरिका और ह्यूस्टन से बहुत से लोग ह्यूस्टन से डैलस जा रहे हैं, बाय रोड हैं, यकीनी तौर पर रात 12 बजे तक पहुंचेंगे और सुबह 10 बजे जो मैच शुरू होगा उस मैच को देखने के लिए जैम पैक क्राउड होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्राउड जो अमेरिकन टीम मैं यकीनी तौर पर ऑन द वे हूँ, रास्ते में हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पहुंचने का। और यकीनी तौर पर हमारे साथ जो टेम्परर रेस्टोरेंट के इसरार साहब हैं, खीमा और पराठे और अंडा बना के लेके जा रहे हैं सुबह नाश्ता ग्राउंड। क्या बात है, जबरदस्त।
सबसे पहले बोल्ड न्यूज चैनल को ये बताते चले, बोल्ड न्यूज दुनिया भर में लंबा लंबा खबर दे रहे, स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। 2024 का सबसे बड़ा इवेंट का आगाज अमेरिका में पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है। डेलस में पहली तारीख से मौजूद है। प्रैक्टिस बारिश की वजह से नहीं हो सकी। प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टीम के कप्तान जिस तरह आज बाबर ने की, शदाब को कॉन्फिडेंस दिया, खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस दिया। आज गवर्नर साहब ने डिनर में शिरकत की, पाकिस्तान के सफीर ने डिनर में शिरकत की और एक अच्छा दोनों टीमों का जस्टिस होटल में देखा गया। खिलाड़ियों के दरमियान, जो पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाड़ियों के दरमियान जो लम्हात थे वो बयान नहीं कर सकता। जैम पैक क्राउड में लोग मौजूद थे, मगर ये चीज बताना जरूरी है, खेल खिलाड़ी ग्राउंड में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो जीतेंगे। ये चीज टॉस इन द मैचेस, जो मेरे अपना एक्सपीरियंस बताता, हाई स्कोरिंग मैच होगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा। बॉल और बैट के दरमियान जो बहुत ज्यादा स्ट्रोक लगने के चांसेस हैं। अगर पाकिस्तान अगर टॉस जीतता तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना चाहिए। मैं साजिद साहब, अगर आपने कल का इंडिया और आयरलैंड का मैच देखा होगा तो पिचेस की तो हालत बड़ी मुझे खराब दिखाई दी है, कंडीशंस अच्छे नहीं है और जाहिर है इसी ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम को भी उतरना है, तो कंडीशंस पर आप क्या राय रखते हैं? मैं आईसीसी को और बीसीसीआई को ये बोलूंगा, कुछ सोचें, कुछ समझे। आईसीसी का इवेंट जो बीसीसीआई ने हाईजैक किया हुआ, दुनिया के तमाम क्रिकेटर, तमाम एनालिस्ट इस बात को मंजर नजर कह रहे हैं। 10 दिन से अब इंडिया की टीम वहाँ मौजूद है। उनके लिए जो स्क्रिप्ट लिखा था 2024 वर्ल्ड कप, उनके लिए तमाम को सहूलत दे दी गई। ड्रॉपिंग पिच पे जो मैच खेला गया, गैर मियारी पिच है, फास्ट बॉलर 90 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं और फास्ट बॉलर की गेंद किसी भी खिलाड़ी को लग जाएगा, खिलाड़ी ग्राउंड में जख्मी हो सकते हैं। मगर जो मेरी आज की पिच रिपोर्ट बतावे, ड्रॉपिंग पिच जो 4 स्क्वायर की ड्रॉपिंग पिच है, जो पहले नंबर पे मैच खेला गया था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उस मैच पे पिच पे खेला जाएगा जो हाई स्कोरिंग मैच होता। मगर ये पिच गैर मियारी है, क्रिकेट के लिए अच्छी पिच नहीं है और फास्ट बॉलर पाकिस्तान 4 या 5 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए। आप जो कह रहे थे हाई स्कोरिंग मैच होंगे वर्ल्ड कप के, बड़ा मजा आने वाला है, तो अगर यहाँ पर कंडीशंस और पिचेस इस तरह की हैं तो यहाँ तो 100 से ज्यादा रन ही नहीं, स्कोर ही नहीं कर पा रही टीम। न्यूयॉर्क में 100 सवा 100 होंगे, डेलस में हाई स्कोरिंग मैच होगा, वेस्ट इंडीज में लो स्कोरिंग मैच होगा। वेस्ट इंडीज में बारिश और स्पिनरों का अटैक है। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में फास्ट बॉलरों का राज होगा और डेलस में बैट्समैनों का राज होगा। ये बताना जरूर, हाई स्कोरिंग मैच होगा। डेलस में हाई स्कोरिंग मैच होगा, फ्लोरिडा में हाई स्कोरिंग मैच होगा। मगर जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच जो 9 जून को खेला जाएगा, इतवार का दिन है, 9:30 बजे होगा। आज मैच हो रहा है, उसकी कोई लोगों को तवक्को नहीं है। मैच है 9 तारीख का, इंडिया पाकिस्तान वर्सेस जो जैम पैक क्राउड है। लेकिन साजिद साहब, आपको नहीं लगता कि इंडिया तो फिर भी थोड़ा बहुत कंडीशन से वाकिफ होगा? पाकिस्तान तो कभी डेलस या फिर यहाँ अमेरिका में उस तरह खेला ही नहीं है, तो ये चीज तो बड़ी प्रॉब्लम करेगी इन्हें। ये आईसीसी ने फेवर दिया है, बीसीसी को जो प्लेट पर रख के फेवर दे दिया। आज भी इंडिया मौजूद है, 2 मैच इंडिया खेल चुका है, प्रैक्टिस मैच खेल चुका है और 8 दिन से ग्राउंड में मौजूद है। पाकिस्तान की टीम 6 तारीख को पहुंचेगी, 7 तारीख को इस प्लेटफॉर्म के तो मेरी एडवाइस है सुबह 7 बजे प्रैक्टिस करें। 7 बजे सुबह 7 तारीख को प्रैक्टिस करें। स्टेडियम पे मैच हो रहा होगा, स्टेडियम के बराबर है जो ग्राउंड है, जो प्रैक्टिस विकेट वहां चले जाए। सुबह को 9:30 बजे मैच है। दूसरे दिन आपको 8 तारीख को प्रैक्टिस ग्राउंड मिलेगा, जो पहला दिन होगा। उसका 9 तारीख को मैच खेलना है, तो पाकिस्तान के पास 2 दिनों का होगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच बॉलरों का राज होगा। इस प्लेटफॉर्म के तो से बॉलरों को आगे गेंद करनी है, शॉर्ट ऑफ लेन करनी है, शॉर्ट पिच गेंद नहीं करनी। शॉर्ट पिच गेंद करेंगे, जैसे आपने देखा विराट कोहली आउट हो गए अपने आप को बचाने के लिए। विराट कोहली ने कहा अगर मैं आगे खेलूंगा तो जख्मी हो जाऊंगा। रोहित शर्मा की बॉल लगी, खिलाड़ी जख्मी हो रहे हैं। बहुत से एक्स क्रिकेटर ये बात कहने पर मजबूर हो गए, मगर मजबूर नहीं तो बीसीसीआई के जो करते हैं साजिद साहब, बिल्कुल ये फेवर है और इसको देखना चाहिए जो मैनेजमेंट है उसको। मैं चाहूंगी थोड़ा सा हम प्रेडिक्शन भी ले लेते हैं आज के मैच के हवाले से। कामिल आरिफ साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो कि हमें बताएंगे, जो कि हालात और वाकयात प्रिडिक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामिल साहब। वालेकुम अस्सलाम, सहरिश खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का करम है। मुझे ये बताइएगा कि आज के मैच को लेकर आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे, अमेरिका या पाकिस्तान? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आज बहुत अच्छा एक मैच होने जा रहा है और ये आज की जो प्रेडिक्शन है वो पाकिस्तान के लिए है। अच्छा। और ये खुशाइन बात है कि आज के मैच को कम से कम हम पाकिस्तान के साथ सपोर्ट कर रहे हैं और आज की जो कंडीशंस हैं, प्लानिटरी पोजीशंस हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं और स्पेशली कुछ 4 या 5 प्लेयर इसमें ऐसे हैं
जो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस में नजर आएंगे, जिसमें बाबर आजम हैं, जिसके अंदर जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिसके अंदर फखर जमान हैं। ये आपको कुछ अच्छी परफॉर्मेंस में आज नजर आएंगे और आप इनसे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अमेरिका टफ टाइम देगा या फिर ये नेक टू नेक मुकाबला होने वाला है कि बस फाइट करके जीतेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज का जो हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखते हैं तो आज का दिन काफी ऑलमोस्ट समझे, अगर हम प्रिडिक्शंस में इसको काउंट करते हैं तो 75% टू 76% ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आनी चाहिए पाकिस्तान को। तो इरफान साहब, वैसे तो हमने ये देखा कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में, कोई किसी मैच में चलता है, कोई किसी मैच में नहीं चलता है। तो ओवरऑल हमें अपसेट्स दिखाई देंगे या फिर आपको वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता नजर आ रहा है? पाकिस्तान की एक्चुअली पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस बेस कर रही है मैच टू मैच। अच्छा। जैसे है इसमें कंडीशन टॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है बाबर आजम के लिए, क्योंकि टॉस कैप्टन से रिलेट कर रहा है और प्लस मैच भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, प्लस डे सपोर्ट कर रहा है, प्लस डेट सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो 9 जून का मैच आएगा उसके लिए पाकिस्तान को काफी टफ टाइम मिलने वाला है। सही। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ साजिद भाई, मुझे बताइएगा कि डेलिस में फाइनल 11 क्या होगी, कौन से प्लेयर्स को देख रहे हैं आप? देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह पाकिस्तान को 2 दिन प्रैक्टिस करने को मौका नहीं मिला और जिस तरह बाबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान वही टीम से जाएगा जो इंग्लैंड में खेला है। 4 फास्ट बॉलर से पाकिस्तान ने जाना है, मगर मेरे अपने जराए बताते हैं टॉस से पहले टीम डिसाइड करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ बाबर, रिजवान हो गया, उस्मान खान हो गए, अपना फकर हो गए, फिर आजम खान हो गए, फिर चचा इफ्तिखार हो गए, फिर शाहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम हो गए, शादाब हो गए। कौन करेगा? शुरू ओपन ये करेंगे मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान से जाना चाहिए, मगर मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कहूंगा रिजवान को और फकर को ओपन करना चाहिए। और फकर और रिजवान ओपन करेंगे तो पावर हिटिंग का भरपूर फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। मैं ये क्योंकि अम्माद वसीम अनफिट हो गया, अम्माद वसीम की जगह साइम अयूब को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ओपन में उनका कॉन्फिडेंस शेक हो गया, टीम मैनेजमेंट ने आज भी उनको कॉन्फिडेंस दिया, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 3 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस और मैं समझता नसीम शाह या आमिर में से एक कोई खेलेगा। और अबरार खेलने जा रहे हैं तो शादाब को, तो जिस तरह शादाब के लिए हवाले से आज बाबर ने भी बताया शादाब की कारकर्दगी उस तरह की नहीं, मगर बहुत ही मैच विनिंग प्रो है और डेलिस में खेल चुके हैं, अम्माद वसीम खेल चुके हैं, शादाब खेल चुके हैं, आजम खान खेल चुके हैं, तो उनको इस पिच पे खेलने का एक्सपीरियंस है अमेरिका के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी को पाकिस्तान और अमेरिका का कोई मैच नहीं है, मगर शॉर्ट फॉर्मेट में क्रिकेट में टॉस विन द मैच होता है। पाकिस्तान क्रिकेट को टॉस जीतने के बाद डिसाइड करना है बॉलिंग करें बैटिंग करें। जिस तरह की आज बहुत ज्यादा गर्मी थी, गर्मी में मैच होगा, दिन में मैच है, कोई ऐसा मैच नहीं है। आपको टॉस का एडवांटेज उठाना चाहिए और बैटिंग करना चाहिए। जो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को बैटिंग करेगी तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अमेरिका के पास एक ही अगर देखा जाए अली खान एक ऐसे बॉलर हैं, और मैं समझता हूँ जिस तरह जोसेफ ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है और जो मेरे अपने शागिर्द हैं शाहीन जहांगीर जो पीआईई से खेलते रहे, उनको मौका मिल गया तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते, मगर उसको मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका की टीम सेम टीम से जाएगा जो उन्होंने कनाडा के खिलाफ खेली है। अच्छा, मैं सही इरफान साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या सजेस्ट करते हैं, प्रेडिक्शन क्या कहती है, बैटिंग पहले या बॉलिंग? बैटिंग। पाकिस्तान को जो चांसेस हैं ज्यादा बाबर आजम के टॉस जीतने के चांसेस हैं आज। जैसे यस्टरडे मैच हुआ था उसके लिए भी कल हमने एक चीज प्रेडिक्ट की थी कि रोहित शर्मा जीतेंगे टॉस और वो जीत गए। तो आज पाकिस्तान के चांसेस हैं टॉस जीतने के, तो कोशिश करे पाकिस्तान। वैसे तो डिसीजन बाय द कैप्टन, बट बैटिंग इनको सपोर्ट करेगी अगर ये फर्स्ट बैट करते हैं। सही। अब वो लोग जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उन्हें को सदका भी बता दें, उतारते रहेंगे क्रिकेटर्स का। बिल्कुल आज के दिन बिल्कुल सदका तो बिल्कुल बरहक है और करना चाहिए। तो जो लोग क्रिकेट फैन हैं और जो लोग चाहते हैं कि, और मेरे ख्याल में हर शख्स चाहता है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान एक विनिंग पोजीशन में आए, तो वो जुमेरात का दिन है। आज एक येलो चीज का, किसी भी पीली चीज का सदका करें और ये नियत करके करें कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे। और दुआओं और सदके का बहुत जिंदगी में अमल दखल है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करे पाकिस्तान। बिल्कुल, आमीन। अच्छा, मैं चाहूंगी इरफान साहब थोड़ा साइम अयूब के हवाले से बताइएगा कि साइम अयूब का प्रॉब्लम क्या है। अच्छा खासा लड़का था, अल्लाह जाने क्यों ऑफ कलर हो गया।
जी, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसी सिनेरियो है ये। अगर हम थोड़ा-सा बैक एंड पे जाएँ और आप जाके पीएसएल 9 में कुछ को लगेगा कि पीएसएल 9 के अंदर जो परफॉर्मेंस थी, वो इंग्लैंड के टूर में नहीं थी। और अब आगे आते-आते आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यकीनन कुछ चीज़ें हैं जो एक टाइम सिनेरियो के अंदर डिपेंडेंट है। और इस वक़्त जो साइम अय्यूब जो हैं, साइम अय्यूब आपको आज के मैच में शायद इतनी ज़्यादा उनकी क्लैरिटी ना मिले, लेकिन 9 जून के मैच में ज़रूर मिलेगी और वो इसी चीज़ के अंदर थोड़ा सफ़र कर रहे हैं। तो अच्छा। साइम अय्यूब के लिए ये है कि ये अभी इस टूर्नामेंट में शायद उतनी अच्छी पोज़ीशन नज़र ना आए, मेबी जो अपकमिंग में आए, लेकिन इस वक़्त थोड़ा-सा उनके है प्लैनेटरी पोज़ीशन है, जैसे मैंने बाबर आज़म के लिए भी यही बात कही है। सही। साजिद साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे तो शागिर्द है, मैंने तो अंडर 13 थे, अंडर 16 कोचिंग किया। जितना मैंने मोटिवेशन साइम अय्यूब की एज ए कोच, एज ए एनालिस्ट, टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, साइम अय्यूब को खिलाना चाहिए। मैन ऑफ द कराची से, और ये यकीनी तौर पर बॉल और बैट के दरमियान जो शॉट सिलेक्शन है आउटस्टैंडिंग है। और ये चीज से जिस तरह कॉन्फिडेंट टीम दे रही है, कोच दे रहा है, कप्तान दे रहा है, तो साइम अय्यूब यकीनी तौर पर टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो साइम अय्यूब पे एक और चांस करे। वर्ल्ड क्लास 92 वर्ल्ड कप में इंजी ने सेमीफाइनल में जाके सिर्फ रन बनाते, 8-9 मैच में कोई रन नहीं बनाते। वर्ल्ड क्लास ऐसे ही प्लेयर बनते हैं जिस तरह साइम अय्यूब में तमाम वो सलाहियत है। बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन बैट्समैन है। मगर मैं ये समझता हूँ साइम अय्यूब को खिलाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, साइम अय्यूब एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलने की एबिलिटी रखते हैं, जो उनमें सलाहियत है। मगर वो सही। शॉट खेले जो शॉट हमने उनको सिखाया है, दूसरों की कोचिंग पे ना जाए और टांगों के पीछे शॉट मारने से गुरेज करें, मिड ऑफ डाउन पे खेलें और बॉल का वेट करें। पिच पे खड़े हो जाएंगे 10-15 बॉलें, तो साइम अय्यूब अपना मुकाम दोबारा हासिल कर लेंगे, जो पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने हासिल किया था। सही। अच्छा, मुझे साजिद साहब ये बताइएगा कि ये डेलिस की जो विकेट है, इस पर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए? सवाल आया आपके लिए। शेरीज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। इसे मैं आपको टॉप होस्ट नहीं मानता। आपने वो सवाल किया ओहो हो। खवातीन कोच बन जाएं, आपने वो सवाल किया। 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर से जा रहा है पाकिस्तान। 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर से जा रहा है। 4 फास्ट बॉलर खेलेंगे 9 तारीख के मैच में, जहाँ अमेरिका में पाकिस्तान न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। यहाँ 3 फास्ट बॉलर से जा रहा है, तो और 1 स्पिनर अबरार से जा रहा है, तो पाकिस्तान को 3 फास्ट बॉलर से यहाँ खेलना चाहिए। सही। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, अगर पाकिस्तान हार जाता है इन केस, तो उसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? देखें, आज हारने का मुझे चांसेस कम है, लेकिन कहते हैं वल्लाह आलम बिस्सवाब, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन फिर भी अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि शायद टीम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अदरवाइज कोई चीज इन लोगों को आज जीतने से नहीं रोक सकती। अगर इनका एक टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, खिलाड़ियों में एक अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं आपको बताऊं कि आज का दिन पूरी तरह फेवर कर रहा है। और मैं हमेशा गुजारिश करता रहूं कैप्टन से, बाबर आजम से भी, कि इस वक्त ये टाइम नहीं है आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स का। इस वक्त टाइम है, एक जगह आप पहुंचे हुए हैं, एक जगह आप लोगों ने खेलना है। मैं साजिद भाई की बात से इत्तेफाक करूंगा। साजिद भाई ने पहले भी यही बात कही है कि ये दिस इज द टाइम फॉर रिकंसाइलेशन। आप बेहतर है कि अपनी चीजों को एक तरफ करें, जाती जो वजूहात उनको एक तरफ करें। अगर आज अल्लाह ना करे अगर आप मैच लूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाती वजूहात पे कर सकते हैं। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह साजिद पाकिस्तान की साहब विक्ट्री है। से जान लेती हूँ मैं कि किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कौन सी जाती वजूहात हैं जो कि खेल पर असरअंदाज हो सकती हैं साजिद साहब? देखिए, इरफान भाई ने जिस बात को बताया, मैं इस बात को कवर कर दूं। टीम में ग्रुपबंदियां तो थी है ना, शाहीन को कप्तानी से हटाया, शाहीन ने वाइस कप्तानी से मना किया, 2 लॉबियां काम कर रही हैं। आप किसी भी खिलाड़ी को कप्तानी से हटा दो और उस लेवल का प्लेयर हो, और आपके पास एक ही मैच विनिंग बॉलर है जिसका नाम है शाहीन शाह आफरीदी। 145 की पेस से बॉलिंग करता है, एयर में स्विंग करता है, एयर में पेस करता है, पाकिस्तान की 300 विकेटें ले चुका है और पाकिस्तान का मैच विनिंग, मैच टर्निंग पॉइंट बॉलर है और मैच जिताने में अहम किरदार अदा करता है। तो शाहीन शाह आफरीदी को जब यकीनी तौर पर, मगर ये मैं बता दूं, चलो वो तमाम चीजें से, तो इरफान भाई ने जो बात बताई है, और हम तमाम 24 करोड़ अवाम भी यही चाहती है, पाकिस्तान पाक फौज भी ये चाहती है, हमारे आर्मी चीफ साहब क्रिकेट लवर है, क्रिकेट फैशन करते हैं और पूरी कौम दुआ गो है। अब तमाम चीजों को बुलाकर एक चीज है, पाकिस्तान, पाकिस्तान जीत के साथ पाकिस्तान जज्बे से जाए और पाकिस्तान के नारे के साथ जाए, और यकीनी तौर पर ये जज्बा रहेगा तो पाकिस्तान अमेरिका को हरा के अच्छा
आगाज कर सकता है। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह ये मैच हार जाएगा तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा बैकफुट पे चला जाएगा। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, मगर इरफान भाई ने जो बात की, जो सितारे बता रहे हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मगर सितारे भी उनका साथ देते हैं जो दिल से खेलते हैं, मेहनत से खेलते हैं। 2 रकात हजात की नफिल पढ़ के जाएं, अल्लाह का नाम लेके जाएं, कौम दुआ के साथ है, दुआ की बहुत जरूरत है इस टीम को। मगर बंदिश होती है, इंडिया में 24 घंटे होते हैं, खिलाड़ियों को इरफान भाई बता देंगे, खिलाड़ियों के बल्ले रोक दिए जाते हैं, वहां पर ऐसा अमल किया जाता है। अल्लाह, चलें जी, अल्लाह ताला महफूज रखे। दुआएं तो बहुत सारी चीज़ें बदल देती हैं। बहुत शुक्रिया आपका सादिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इरफान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने सब वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, बेस्ट विशेस हैं क्रिकेट टीम के लिए आज के मैच के लेके। अच्छा इरफान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आपको पता है जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है और वार्म अप मैच से लेके और यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम जो है हर जगह बयानात और डिफरेंट किस्म के बयानात, मैं सिर्फ बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर कह लें, बीइंग एन आप पाकिस्तानी कह लें, मुझे टाइम की नज़ाकत का पता है। अगर आपको याद हो सैरिश, हम लोगों ने इलेक्शन का प्रोग्राम किया था, मुसलसल कहता था कि 8 तारीख इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसी चीजें शुरू होंगी जो बाद में थमेंगी नहीं। मैं बिल्कुल यही पाकिस्तानी टीम को एडवाइस करूंगा, ये टाइम आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का नहीं है। बाबर आजम साहब क्योंकि कैप्टन हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। इस वक्त जितना वो माफी और दरगुजर से काम लेंगे अपने नीचे के खिलाड़ियों से, क्योंकि वो एक टीम स्क्वाड को लीड कर रहे हैं, और इस वक्त ये वक्त माफ और दरगुजर करने का है, और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, तो मैं बिल्कुल आपने सही कहा। जाहिर है जब इतना बड़ा इवेंट है तो आपको आपस में इत्तेफाक से जलीन होकर खेलना है, यही आपकी सक्सेस का राज भी होगा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात हम करेंगे खेल की, क्योंकि काज़ाकिस्तान में चेस चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी टैलेंट भी शिरकत करेगा, और उम्मीद यही है कि हमारे प्लेयर्स नुमाया कारकर्दगी दिखाने में ज़रूर कामयाब होंगे। चालों के इस खेल में पाकिस्तानियों से माहिर और कोई नहीं हो सकता। आयत, मिनाहिल और गौस, ये 3 बच्चे इस इवेंट में शरीक होंगे, जबकि इनके साथ हेड ऑफ डेलीगेशन सलीम अख्तर भी रवाना हो रहे हैं। आज ये सब हमारे मेहमान हैं, इनसे बात करते हैं। वेलकम टू आवर शो गौस, आयत, मिनाहिल और सलीम साहब, आप चारों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी, मैं कोच जो हैं उनके तरफ जाती हूँ। सलीम साहब, तैयारी कैसी है बच्चों की? जी बिल्कुल, तैयारी चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनके डिफरेंट ऑनलाइन और ऑन बोर्ड कॉम्पिटिशन्स और ट्रेनिंग के सेशंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी पैशनेट और बहुत डिटर्मिन है इंशाल्लाह इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे इस इवेंट के हवाले से बताएगा कि जैसे कि मैं देख भी रही हूँ विजुअल्स में कि हुकूमत की सपोर्ट तो आप लोगों को हासिल है, कितनी सपोर्ट हासिल है कि आप बताएं? अभी तक तो जो हमारे IPC मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उनकी तरफ से चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को जो हमें डॉक्यूमेंट्स और इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है उसमें वो कोशिश कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट करते रहते हैं। बट इस इवेंट में चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पेरेंट्स की तरफ से जो जितने भी फाइनेंसेस हैं वो पेरेंट्स और चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू ही मैनेज किए गए हैं। अच्छा, पेरेंट्स के थ्रू और फेडरेशन के थ्रू, हुकूमत ने ऐसा स्पॉन्सर नहीं किया, वैसे सपोर्ट ज़रूर शो किया, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। चलें ठीक है, मैं अब आती हूँ मिनाहिल की तरफ। आयत और मिनाहिल दोनों मेरे सामने हैं। तो मिनाहिल, पहले मुझे आप बताओ आपकी तैयारी कैसी है, कब से प्रिपेयर कर रही थी आप इस इवेंट के लिए? जी तैयारी तो बहुत अच्छी है, मैं काफ़ी दिनों से प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो आप वीक्स हो गए हैं। इससे पहले आपने कभी किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया? नो, नॉट मी। अच्छा, आयत आपका? दिस इज माय फर्स्ट टाइम। ओके, अब आयत आपका एक्सपीरियंस रहा है इससे पहले कभी? जी, इससे पहले मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल चुकी हूँ। अच्छा, कौन कौन से, कहाँ? मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट मालदीव्स में था, फिर मैं ओमान गई और दुबई भी गई थी मैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इस इवेंट की तैयारी कैसी है आपकी?
मेरी इस इवेंट के लिए बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, गौस बड़े खामोश बैठे हुए। गौस मुझे बताइए, मैं ये सोच रही हूँ कि जो बच्चा इतना खामोश बैठा हुआ है ये चालों में इतना माहिर है। बताएं तैयारी कैसी है आपकी गौस? मेरी बहुत ही अच्छी तैयारी है, मैं ऑनलाइन करता हूँ और मैं बोर्ड पे भी करता हूँ। अच्छा, और आप इससे पहले कभी बाहर खेलने गए हो पाकिस्तान से बाहर? नहीं, मैंने एक लोकल नेशनल खेला है। ओके, ऑल राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैं मिनाहिल आपकी तरफ आ जाती हूँ, आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि आपको चेस खेलना है? मेरा शौक़ मेरी फैमिली से ही पैदा हुआ। सबसे पहले तो मेरी नानो जो है वो घर में बहुत खेलती थी, तो मैंने उन्हीं से थोड़ा थोड़ा सीखा और फिर मैंने टूर्नामेंट्स में जाना शुरू किया। और जब मैंने टूर्नामेंट्स खेले तो मुझे लगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो मैंने फिर और ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। ज़बरदस्त। अच्छा, और स्टडीज़ का बताएं, स्टडीज़ क्या चल रही हैं आपकी? सॉरी, स्टडीज़, पढ़ाई क्या कर रही हैं आप? आई एम इन O1 इन लकास। ज़बरदस्त। गौस आप भी बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको ये कैसे शौक़ पैदा हुआ? घर में किसके साथ खेलते थे आप? मैं चेस मेरे बाप के साथ खेलता था। अच्छा, और पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? चेस की? नहीं, वैसे स्टडीज़ क्या है आपकी, कौन से ग्रेड में हो आप? मैं ग्रेड 2 हूँ, मैं लर्निंग अलायंस इंटरनेशनल में स्टडी करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा आयत, आप भी बताइए कि आपको कैसे ये शौक़ पैदा हुआ कि आपको शतरंज खेलनी है, और दूसरा आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है? मैंने चेस को पहली दफ़ा अपनी खाला के घर देखा था और मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग गेम लगी थी और मैंने ये खेलना शुरू की थी और फिर मैंने कोचिंग भी लेना शुरू की थी और मुझे बहुत अच्छी गेम लगी थी। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं सलीम साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी ये जो चेस फेडरेशन है ये किस तरह से इस खेल की पजीराई के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरा बच्चों का रुझान क्या है चेस की तरफ? एक तो मैं ऐड कर दूं कि जो आयत आसमी हैं, ये लास्ट ईयर इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड स्कूल चेस चैम्पियनशिप में। अच्छा, और इसमें इन्होंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। तो ये बहुत एक बड़ी पाकिस्तान के लिए और इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है चेस में। बेशक। तो चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो चेस इन एजुकेशन जो हमने इनिशिएट किया पाकिस्तान में, जिसकी प्लेटफॉर्म के थ्रू पाकिस्तान में 10,000 स्कूलों तक हम इंशाल्लाह चेस को लेकर के आएंगे। अच्छा। जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ हम अभी इनिशियली हमने 100 स्कूल्स के अंदर स्टार्ट कर दिया है, और इंशाल्लाह एक रफली एक पाकिस्तान में कोई 8 मिलियन लोग जो हैं वो चेस खेलते हैं। अच्छा। तो हमारा टारगेट यही है कि हम टारगेट करें और कोई 6 लाख जो चेस प्लेयर्स हैं उसको हम ये स्कूल्स तक लेके आए। गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है साथ फाइनेंशियली? गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल इनिशियली तो हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही, बट वी एक्सपेक्ट कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले ताकि हम और भी जो चेस प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उन्हें भी हम अपने सर्किट में लेके आएँ और इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, मुझे सलीम साहब ये बताइएगा कि जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व करें ताकि एटलीस्ट गैजेट से तो जान छूटे, तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं चेस खेलने के? कुछ बताएंगे इस बारे में? ये मेंटल हेल्थ के लिए कितना अच्छा है? जी बिल्कुल, ये एक माइंड थेरेपी है। इससे आपका फोकस, पेशेंस इंक्रीज़ होता है, और बच्चों में वर्ल्ड वाइड एक रिसर्च है कि जो बच्चे चेस या माइंड एक्टिविटीज़ करते हैं वो अपने एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो चेस तो बहुत अप्रोप्रिएट है स्टडीज़ के लिए, इसीलिए चेस इन एजुकेशन प्रोग्राम भी पूरी दुनिया में रन किया जा रहा है। सो पाकिस्तान में भी उसने इंशाल्लाह हमने इनिशिएट किया है। तो इंशाल्लाह ये लास्ट केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उसमें उन्होंने हमें इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट, एशियन चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए थे और वहाँ हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी मिनाहिल आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट अब कौन सा इवेंट है इसके बाद जिसकी फौरी तैयारी करना पड़ेगी काज़ाकिस्तान के बाद?
फॉर प्रिपेयरिंग आपको ऑनलाइन बहुत सी रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने टैक्टिक्स इंप्रूव कर सकते हैं और आप दूसरे प्लेयर्स से भी खेल सकते हो जो दुनिया में कहीं और हैं। सही। अच्छा मुझे गौस आप बताओ, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे गौस ये बताइए कि आपको पढ़ाई में कितना फ़ायदा होता है चेस खेलने की वजह से? मेरी ब्रेन बहुत ही इम्प्रूव होती है। अच्छा, असल में चेस इज़ गेम ऑफ टैक्टिक्स, ठीक है। तो इससे आपकी लॉजिक अंडरस्टैंडिंग्स बहुत बेहतर होती है, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी कर सकते हो अपनी स्टडीज़ में। ज़बरदस्त। अच्छा आयत आप क्या समझती हैं? चेस के लिए बस पेशेंस चाहिए होता है और इंटरेस्ट होना होता है आपका चेस के अंदर। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जो बच्चे आपकी एज के हैं, आपकी एज ग्रुप के बच्चों को आप क्या मैसेज दोगे, वो चेस क्यों खेलें? और आप लोग ज़ाहिर है आगे माशाल्लाह इसी में अपना करियर भी बनाने जा रहे हो, तो मिनाहिल आप इस हवाले से क्या कहोगी? आई थिंक चेस को ज़रूर परस्यू करना चाहिए, ये आपको एकेडमिक्स में हेल्प करता है, आपकी लॉजिक अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल थिंकिंग सारी बहुत अच्छी हो जाती हैं और ये ऑब्वियसली एकेडमिक्स में हेल्प कर रहा है। एक को करिकुलर एक्टिविटी, आपके पास एक करियर ऑप्शन भी है इफ़ यू आर एबल टू परफेक्ट इट। सही, ठीक है जी। मैं चाहूँगी सलीम साहब फाइनली अगर आपको मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दीजिए। जी बिल्कुल, एक तो चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बहुत से टूर्नामेंट्स इनके लिए इनकाद करते हैं जिसमें बच्चे हम पूरे मुल्क से उसमें इनवाइट करते हैं और मैसेज मेरा यही है कि जो बच्चे हैं स्पेशली वो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, खेलें, ताकि वो जो स्क्रीन टाइम है आजकल जो बच्चे मोबाइल्स पे और डिफरेंट गैजेट्स यूज़ करते हैं, तो उसका एक अप्रोप्रिएट इस्तेमाल किया जाए ताकि ऑनलाइन जो गेम्स के जो ऑप्शंस हैं चेस के वो फॉलो किए जाएं और गेम इंप्रूव की जाए। और दूसरा मेरा एक मैसेज ये है गवर्नमेंट के लिए स्पेशली कि वो इसमें चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करें ताकि हम इन बच्चों को स्पेशली जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पार्टिसिपेशन के लिए जो हिंड्रेंसेस हम फेस करते हैं वो ना फेस हों इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमें एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका सलीम अख्तर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। मिनाहिल, गौस और आयत, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, अच्छा खेल के आएँ और जीत कर आएँ आप सभी का। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा सीरियस मैटर जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा है। मारूफ इंसानी खिदमतगार हैं सारिम बर्नी, जिनको अमेरिका से कराची वापसी पर हिरासत में ले लिया गया है। एफआई के हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी को अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। इसी सारी सूरत हाल में बात करने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो कराची यासिम भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया यासिम। मुझे ये बताइएगा क्या मामला है? ये बड़ी तशवीशनाक खबर थी कल जब आई, तो शॉकिंग जिसे कहते हैं। शॉकिंग थी, लेकिन ये अब जिनको मालूम है उनके लिए शॉकिंग थी। गुज़िश्ता 2 माह से इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है 2 माह से इस पर तहकीकात कर रही थी और अमेरिका से ही इसकी पहली कंप्लेन जो है वो पाकिस्तान को मौसूल हुई थी। और ज़राए ये कहते हैं कि जो अमेरिकी एक इदारा है उसने एक जोड़ा जो है उसको हिरासत में भी लिया हुआ, उनसे भी तहकीकात जारी है और वहीं से कंप्लेन पहली लॉन्च हुई थी। 2 माह से इस पर तहकीकात जारी थी। 25 में से 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी दस्तावेज़ात में कुछ घपला है FIA के मुताबिक, और उसी बेस पे तहकीकात के बाद FIA पहले तहकीकात करती फिर हिरासत में ली थी। तो कल जब दुबई से पाकिस्तान जैसे ही पहुँचे तो उनको हिरासत में लिया गया है और मुबैना तौर पर एक FIA ज़राए के मुताबिक कि एक यहाँ से भी मुद्दई सामने आ गया है जिससे 10 लाख रुपए देकर बच्ची ख़रीदी गई थी। उस बच्ची को फिर उसके बाद अमेरिका ट्रांसफ़र किया गया। तो ये सारी चीज़ें तहकीकात अभी जारी है और मुमकिन तौर पर जो एक FIA ने FIR की है 126/2024 उसमें मज़ीद कुछ नाम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए FIR सीज़ की गई है ताकि वो लोग ना तो ज़मानत दे सकें ना ही मुल्क से भाग सकें। उनकी गिरफ्तारियाँ भी मुमकिन तौर पर अमल में आएंगी। तो अभी ये आपने बताया कि तकरीबन 2 महीने से इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो यहाँ से कुछ शिकायत थी या फिर उसी अमरीकी शिकायत पर ही ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी या फिर यहाँ पर भी कुछ कंप्लेंट ऐसे हैं जो कि सामने आए?
देखिए, अमेरिका से जब पहली शिकायत मौसूल हुई 2 माह कबल, तो उसके बाद FIA ने तहकीकात शुरू की और उसी तहकीकात की पेश नज़र जो यहाँ से मैंने भी बताया कि एक ऐसा जोड़ा भी, ऐसा ख़ानदान सामने है जिसे मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए दिए और उनसे बच्ची वसूल की गई। बच्ची वसूल करने के बाद फिर वो बाहर मुंतकिल की गई है। अभी FIA ज़रा उनका नाम ज़ाहिर नहीं करे, चूँकि ज़ाहिर तहकीकात जारी हैं, उन्हें अदालतों में भी पेश करना है, आज भी सहारनपुर को अदालत में पेश करना है। तो इन्वेस्टिगेशन पहले हो चुकी, 2 माह कबल से ये वॉच लिस्ट में थे। इनके जो शेल्टर होम है, इनके जो यहाँ पर दफातर हैं, वो सब के सब जो है वो उनकी वॉच लिस्ट में थे। सारे बंडी को खुद वो वॉच कर रहे थे और उनकी दस्तावेज़ात नकल हरकत पर नज़र रखी हुई। तो आसिम, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? क्योंकि ये सब शॉक्ड है ना कि इस तरह की खबर पहले कभी नहीं सुनी थी। जाहिर है ये तो खिदमतगार हैं और समाजी कारकुन हैं, काम करते हैं, हमारे पास तो शोज़ में भी आते रहते हैं, लेकिन इस तरह की खबर पहली बार हमने सुनी है इनके हवाले से, या फिर पहले कभी कुछ तरह की शिकायत रही हैं जो कि नहीं उस तरह से पता थी लोगों को? देखिए, बहैसियत सहाफ़ी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी शिकायत और इस तरह की चीज़ें ज़ुबानी कलामी तो सुनने को मिलती थी। जो इनके शेल्टर होम हैं या जो इनकी अपने जो करीबी इनके लोग हैं, जब वो अलहदा हुए, जो इनके अपने ख़ानदान के थे, तो उन्होंने इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान है, उसमें तहकीकात इतनी नहीं हो सकी। अब चूँकि बाहर से अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर आया और वहाँ से एक ठोस चीज़ सामने आई जिस पर FIA को इन्वॉल्व किया गया, तो अब जो है वो बाकायदा तौर पर इस पर गिरफ्तारी अमल में आई है। शिकायत पहले भी इस तरह की आती थी। सही। अच्छा, अब ये आपने जैसे कि बताया कि 2 महीने से ये इन्वेस्टिगेशन ठीक है चल रही थी, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि 17 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, उस पर कोई घपला है, दैट मीन्स कि ये काम अभी का तो नहीं है, फिर तो कब से चल रहा है? ये कई सालों से काम चल रहा है और ज़राए FIA कहते हैं कि जो 25 में 17 बच्चे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी शनाख्त, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिन पे भी तहकीकात जारी है। और 17 बच्चे की छोटी चीज़ नहीं है, वही तो छोटी बात नहीं है। और जो जिस जोड़े ने वहाँ से कंप्लेन की उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इन 17 बच्चों की किस तरीके से हवालगी की गई, कितने उसके बाद पैसे लिए या पैसे नहीं लिए, इन सारी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और आज जब उनको अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद मुमकिन तो रिमांड ले और फिर उसमें मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि जिस तरह ये लोग, ज़ाहिर है शेल्टर होम है, वहाँ पर लावारिस बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, वो बच्चे जो कि पैदा ही होते हैं और उनको कोई छोड़ जाता है वो भी यहाँ आते हैं। क्या प्रोसीजर क्या है, किस तरह ये बच्चे लेते हैं और किस तरह ये बच्चे, अगर किसी ने कोई बेऔलाद अडॉप्ट करना चाहता है, किस तरह दिए जाते हैं? वैसे देखिए, पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में बात करूँगा, यहाँ पर ईदी और छिपा का भी ऐसा निज़ाम है। सही। लेकिन वहाँ पर हैरानगी की बात ये कि ये बाहर बच्चे जो है वो अडॉप्ट करवा रहे थे। पाकिस्तान में खुद बेऔलाद जोड़े जो है वो उनकी तवील कतारें हैं, उनकी तवील फहरिस्त है। जो ईदी और छिपा जाके अब चेक करें, वहाँ पर उनकी एप्लीकेशन पड़ी है। हालांकि लोग मुश्किल में होते हैं कि भाई किस तरह से मिलेगा बच्चा, लेना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, उसका एक पूरा तरीक़ाकार है, उस ख़ानदान का पूरा वेरिफिकेशन, उसका डाटा, वो उनकी ज़रिया आमदन क्या है, वो बच्चे को तालीम दे सकेंगे, उसको खुश रख सकेंगे, ये सारी चीज़ें ये इदारे चेक करते हैं। और उनके तमाम कवाइफ जमा किए जाते हैं और फिर उसके बाद उन बच्चों को परसू करते हैं। इदारे के जो उन्होंने नुमाइंदे रखे हैं, इवन के रमज़ान छिपा जो वो ख़ुद उनकी शादियों में, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनकी शादियों में जाता है और उनको देखता है। तो यहाँ पर तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है। और बाकायदा इलाका पुलिस, जिस पुलिस स्टेशन के हदूद में बच्चा अडॉप्ट किया जा रहा है, वहाँ पर भी इतला दी जाती है और इधर भी मुतल्लिका पुलिस को बता दिया जाता है कि ये बच्चा फ़लाँ के हवाले हमने कर दिया और अब इसकी परवरिश ये करेगा। लेकिन ये चूँकि बाहर बच्चे भेज रहे थे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रा वक्त लगेगा। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि ठीक है, अभी तो ये खबर सामने आई है, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, कितनी जल्दी हमें मालूम होगा कि आखिर ये मामला क्या था? कुछ आइडिया? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, 2 महीने से इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी थी। 2 महीने बाद FIA इस नतीजे पहुँची कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर FIR मुकदमा दर्ज हुआ। अभी डिपेंड करता है अदालत उसका कितना रिमांड देती है, उसके बाद मुमकिन तौर पर इस पर अभी कुछ वक्त लग सकता है, कुछ हफ्ते ज़रूर लगेंगे इस पूरे केस को क्लियर होने में। ये जो इन पे इल्ज़ाम लगा, जो FIR हुई है, ये दुरुस्त है या कि अमेरिका से ये बात गलत सामने आई? लेकिन ज़ाहिर है FBI इसमें इन्वॉल्व है तो वो कच्चे हाथ तो नहीं होंगे, उन्होंने बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ज़ाहिर है जब ये सिलसिला भी सामने आ ही गया है, ये खुल गया है सारा जो कुछ भी चल रहा था, तो फौरी तौर पर क्या रोका गया है? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे बच्चों के केसेस अभी इन प्रोसेस भी होंगे अडॉप्शन के। ज़ाहिर है अब तो सारे बर्नी साहब गिरफ्तार हैं, वो सारे केसेस रुक गए और इन जैसे अगर कोई और भी हैं तो वो भी, उनके भी कान खड़े हो गए होंगे। तो वैसे मुझे बताएंगे कि ये जो अभी कुछ खबर सामने आई है, ये जो बच्चे 25 बताए जा रहे हैं, किस उम्र के बच्चे हैं? ये बिल्कुल ही नौमौलूद हैं या फिर हर एज का बच्चा है इसमें? नहीं, इसमें जो है नौमौलूद नहीं है, साल, 1 साल, 2 साल, इस तरीके से 5 से 6 साल तक के बच्चे जो है
जो अभी तक FIA के बताने के ये। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि सहरिश अभी कल इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। FIA जो है वो बड़े मोहतात अंदाज में इन्वेस्टिगेशन करके फिर चीज़ें सामने लाती है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुमकिन तौर पे, मुबैना तौर पे इसमें बड़ी एज के बच्चे भी हो सकते हैं या बच्चियाँ हो सकती हैं। अब एक बात और है, अभी आपने वो वीडियो पैगाम सुना, उनके सारिम साहब आई थिंक सो वाकिफ़ थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तभी उन्होंने ये वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया जब ये अमेरिका में थे। उसमें कह रहे हैं कि जी मेरे पे कीचड़ उछाली जा रही है और मैं बहुत कुछ बताऊंगा और अब मैं खुल के बोलूँगा। कौन ऐसा है जो उनके खिलाफ है या जिसके बारे में वो इंकिशाफ करने जा रहे हैं, कुछ आइडिया? देखिए, एक तो इनके भाई जो थे वो उनकी जानिब से भी इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन मैंने पहले बताया वो पहले के इल्ज़ामात थे। अब इनको अंदाज़ा तो था सारिम बर्नी साहब को कि कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, मुझ पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो भी उन्होंने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि 2 महीने से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अब मैं जब कराची जा रहा हूँ तो मुझ पर मेरी गिरफ्तारी अमल में आ रही है। तो मुमकिन तौर पे उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया अपनी सफाई पेश करने के लिए, लेकिन वो उनके लिए कारआमद साबित नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आई थिंक सो ये जो उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराई है ये अमेरिका में ही कराई है, तो ये आइडिया तो होगा कि जाके मुझे शायद बात करने का मौका नहीं मिलेगा तो उन्होंने वहीं से ये रिकॉर्ड करवा के तो फिर उसको, खैर एनी हाउ अब ये मामला अदालतों में, लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि अगर कुछ इस तरह का गैर कानूनी हो रहा है पर तो फौरी एक्शन होना चाहिए। वो मासूम बच्चे, उनकी स्मगलिंग की जा रही है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये सिलसिला चलता रहे, और इस पर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं क्या होता है, हक़ाइक़ अवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बज़ाहिर ये लोग खिदमतगार हैं, तो क्या हो रहा है पीठ पीछे ये पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आसिम आपके वक्त के लिए। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म साहब ने चाइना का दौरा किया, आप सभी जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने पाक चीन बिज़नेस फोरम से खिताब भी किया, दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है इस दौरे में पाकिस्तान के लिए मुआशी एतबार से मदद भी मांगी गई है और कई शोबों में मज़ीद ताउन के वादे भी हुए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान चाइना बिज़नेस काउंसिल के शबीर मंशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि मुझे ये लगता है कि वज़ीर आज़म को थोड़ा पहले जाना चाहिए था, थोड़ा लेट नहीं होगा चाइना जाने में? एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है तो आई थिंक राइट टाइम है, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है और अभी सिर्फ उनको आए हुए चंद महीने हुए, तो इस अप्रोच के मुताबिक तो मुनासिब है। पहले सऊदीया चले गए, गल्फ़ कंट्रीज चले गए, चाइना अब जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त जो फौरी ज़रूरत है वो यही है कि इस वक्त B2B जो हमारा जो मामलात हैं उसके लिए पूरा डेलीगेशन लेके जाना और प्रैक्टिकली जो लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं या रिलेटेड हैं उनको साथ लेके जाना, तो ये अहम नुक्ता था कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन के साथ एक्चुअल बिजनेसमैन जो ग्राउंड पे बिज़नेस कर रहे हैं वो उनका जाना एक बहुत पॉजिटिव अमल है। और उसके बाद क्योंकि इसी की रिक्वायरमेंट थी, जैसे CPAC का ओरिजिनली इफ्तिताह हुआ था और उसके बाद बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आने के बाद प्रैक्टिकली बिजनेस एग्जीक्यूट उस तरह नहीं हो सका जो सारी कौम ने उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या थी? यही B2B की ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी थी, क्योंकि एक्चुअली तो कारोबार लोग वो करेंगे जो बिजनेसमैन करेंगे, जो वहाँ पे दोनों तरफ के दोनों मुल्कों के ताजर करेंगे आपस में, जो यहाँ पे इंडस्ट्री का क़याम होना है, उसके लिए ये निहायत अहम था। अच्छा वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर हम CPAC की जब चीन की बात आती है हम लाजमी बात करते हैं। CPAC का जो फेज़ 1 था उसमें मुझे याद है कि उस वक्त हम लोगों ने बड़ी हाइप क्रिएट, गेम चेंजर और पता नहीं क्या क्या, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, डैम्स की बात थी, बिजली बनने की बात थी, इंडस्ट्री लगने की बात थी, पता नहीं कितनी जॉब्स क्रिएट होना थी। तो ये सिलसिला हमें वैसे नज़र नहीं आया या हमने सेलिब्रेट नहीं किया? इसमें दोनों ही हिस्से हैं, नज़र तो आया है, और ये जितने आपने नाम लिए ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थे, क्योंकि अगर डैम बनेंगे तो मुल्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, इस पे अभी भी काम हो रहा है। इसी तरह जो पावर प्रोजेक्ट्स के थे वो जो साहिवाल पे लगे या दूसरे प्रोजेक्ट्स आए
वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो रोड्स बने हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन शायद इसकी पेस जो है ना बाज़ हुकूमतों के आने और नई हुकूमतों की वजह से उस तरह नहीं रही है जैसे उसका एक्चुअल प्रोग्राम में था। अभी आप इसको ज़ाहिर चेयरमैन है इस काउंसिल के, आप लोग क्यों नहीं इस बात पर एम्फसाइज़ करते कि एटलीस्ट गवर्नमेंट चेंज होने पर पॉलिसीज़ नहीं चेंज होनी चाहिए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं रुकने चाहिए जो कि इस खत्ते के लिए या इस मुल्क के लिए गेम चेंजर हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि होता ये है कि जी वो सिलसिला रुक गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब वो नए सिरे से शुरू होगा, फिर उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। शायद आपने हमारी डिमांड को आपने शायद सवाल में डाल दिया है। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा हमारी यही डिमांड हमेशा से रही है कि हमारे को कोई भी हुकूमती पॉलिसी ना दी जाए, हमें रियासती पॉलिसी दी जाए, और वो ये 1-2 साल 4 साल 5 साल ना हो, बल्कि वो 15 साल 20 साल पॉलिसी हो। हमारे पास यही सारा तमाम बिजनेसेस, ये सिर्फ चाइना से रिलेटेड नहीं है, ये तमाम हमारे बिज़नेस की हमारी बेशुमार रिक्वायरमेंट यही रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो आप हमें देते हैं वो किसी हुकूमत के आने किसी के जाने से उसको कोई इम्पैक्ट नहीं तो आना चाहिए। आपके इस मुतालबे पर क्या उनका रद्द-ए-अमल है? अनफॉर्चुनेट है कि हमारी पॉलिसीज़ में वो जो कंसिस्टेंसी जो रिक्वायर्ड होती है वो नहीं हो पाती है, इंटरेस्ट रेट उस तरह नहीं होल्ड अप कर पाते हैं, हमारे जो टैरिफ हैं जो आज हम इंडस्ट्री लगाते हैं जिस बिजली के टैरिफ पे उस तरह नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है SEZ के मुताबिक के जी कि लॉन्ग टर्म उसमें टैक्सेशन के रिलीव्स हैं, और फिर आप इंसेंटिवाइज़ करते हैं, फिर 3 साल बाद या 5 साल बाद उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो ये सब ऐसे मसाइल हैं कि जो कि बिल्कुल ऐसा ही है, इनकरेज नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमने तो भाई उस वक्त ही सुना था जब CPAC आया था कि जी गवादर पोर्ट और क्या हो जाएगा, आप देखें तो सही, यहाँ पर ऐसे ऐसे लंगर अंदाज होंगे जहाज़ और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिलसिले चलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। डू यू थिंक सो कि ये सब जो उस वक्त बातें हुई थी वो कुछ चले ठीक है, नॉट 80% बट 30-40% भी आपको उसके रिजल्ट्स मिले? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कम से कम गवादर पोर्ट ऑपरेटिव हो गई, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रोड्स बन गई। इसी तरह खुंजराब पास तक हमारे ये जो एक्चुअली जो ब्रेन चाइल्ड है चाइना का वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसको पैरेलल कनेक्टिविटी दी जा रही है कि एक कनेक्टिविटी तो बाय सी होती ही है, लेकिन जो बाय रोड का जो कॉन्सेप्ट है टू यूरोप टू ऑल द वे सेंट्रल एशिया, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स है। लेकिन एक्चुअली जिस तरह से और जिस पेस पे इसको होना चाहिए था उस पेस पे अभी तक हो नहीं पाया है। ये बड़ा अच्छा हमें लगा कि ये इनिशिएटिव इन टर्म्स कि अब ग्राउंड पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने का इससे ज़्यादा कभी वक्त ही नहीं था कि इट्स नेवर टू लेट वाली बात है। वो रिजल्ट्स जो हैं वो हमें कहीं बुढ़ापे में नज़र ना आए ना। चलो अभी तो फिर भी हम मतलब देख रहे हैं कि जी ये बातें हो रही हैं और चीन हमारा साथ दे रहा है। अभी बड़ी अच्छी खबर मैंने उसमें देखी कि एक IT कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया कि तकरीबन 2 लाख बच्चों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी, और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं जो इस बल्कि मैं आप इससे पूछ लेती हूँ, इस विजिट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? हमारी तो यही एक्सपेक्टेशन है कि हम तो पहले तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअल कारोबार है, जो लोगों को बेनिफिट मिलना है, जो कारोबार में इंडस्ट्री लगनी है, उसकी एग्जीक्यूशन अब शुरू होने का टाइम है, जो कि बहुत देर आए मगर दुरुस्त आए, बिल्कुल राइट टाइम है। शायद इसको फौरी तौर पे अमल दरामद हो जाना चाहिए। अब ये जो आपने IT का जिक्र किया, यही बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास एक प्रॉब्लम भी है और वही हमारा चैलेंज भी है, और यही बात मैं पहले भी कर रहा था कि हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी लिए जो हमारे पास इतनी ज़्यादा यूथ है, उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, उनको एक्चुअली यूथ को इन्वॉल्व करके उनको रोज़गार देने की ज़रूरत है। अब हमारे साथ जो एक्चुअल चैलेंज है वही हमारे लिए एक बेनिफिट है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब इसमें मैं उनके 1-2 चीज़ें मैंने सुनी है। इसमें एक तो कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है तो कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हम चीन से लेने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ के आई हूँ मैं और इसके हवाले से एक M1 के बारे में भी बहुत सुना जा रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो कि जोड़ेगा। अब ये खबरें तो बहुत अच्छी हैं, अब बात ये है कि हम जाते ज़रूर हैं, कर्ज़ा हमारा वहीं का वहीं रहता है, इकनॉमी हमारी इस तरह चलती है कि बस वो चलती है, वो कर्ज़ा भी नहीं उतरता, और वो जो सुहाने ख्वाब हमें दिखाए जाते हैं वो हमें कभी उनकी ताबीर नज़र नहीं आती है। आप क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्ट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, ये नज़र आएगा हमें कि वाकई कंप्लीट हो गए? वो कहते हैं ना, उम्मीद रख शजरे बाहर रख, तो वो वाली बात आपकी इस तरह से आप लीजिए, क्योंकि हम तो इसी उम्मीद पे कि हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा और उसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन ये बात सही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्रो बेस्ड हैं, कुछ चीज़ें इन लाइन विद द SIFC हैं,
जैसे माइंस हैं, मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, ये हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है जो आज तक हमारी एक्सप्लोर ही नहीं हो सकी। एक्सप्लोर नहीं हुई, बिल्कुल ऐसा और ही। ये हमारी चीज़ें बाकायदा एक्सपोर्ट में स्मगल हो जाती हैं। जो जेम्स हैं हमारे पास इतना ज़बरदस्त गिलगित एरिया में जेम्स हैं, हमारे पास उसकी प्रोसेसिंग का जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स इतने हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान से आयरन और जो रॉ मटेरियल है हमारे स्टील इंडस्ट्री का, वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और तैयार स्टील हम लोग इंपोर्ट करते हैं। वो हमारे को मकामी तौर पे उसकी शदीद ज़रूरत है और आयरन ओर की हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज ए मिनरल रॉ हालत में। अच्छा, चूँकि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, मैं स्पेशली मैंने एग्रो टेक्नोलॉजीज़ की बात इसलिए भी की है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ ये स्मोक का कितना प्रॉब्लम होता है। कुछ सीड्स की बात हो रही है, हैप्पी सीडर्स की हम अक्सर डिस्कशन करते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि जी यहाँ पे आग लगा दी जाती है, फसल काटने के बाद वही पुराना तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम वो ममालिक जो इस वक्त तरक्की याफ्ता है उनसे इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ लेते या फिर उनकी पॉलिसीज़ पे अमल करते? इस हवाले से क्या व्यूज़ हैं आपके? ये बहुत रेलेवेंट सवाल है आपका, क्योंकि एक्चुअली हमारी तमाम चीज़ें, महंगाई, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाती है। एक सादी सी मिसाल है कि 1 एकड़ पे अगर 1 लाख रुपए का किसी किसान को कोई ख़र्चा आता है और उसमें वो 50 मन गंदम लेता है तो उसकी 2000 रुपये मन कॉस्ट आ जाती है, और अगर वही 100 मन ले लेगा तो वो आ जाएगी उसकी 100 रुपये मन। सही है। तो वो जो 1000 रुपये मन, तो उसमें जो डिफरेंस है हमारी यील्ड के ऊपर है। वो टेक्नोलॉजी और हमारी कॉर्पोरेट फार्मिंग, हमारी तालीम उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। चीज़ें महंगी होने के बावजूद अगर यील्ड डबल या डबल से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमारी यील्ड पूरे खित्ते में सबसे कम है, जिसकी वजह से हमारे नुकसान आते हैं। और इसकी बड़ी रीज़न ये है कि हमारे फार्मर का उस तरह से एजुकेट ना हो पाना है। चलिए अल्लाह करे कि ये चीन से कोई इस तरह की मदद भी लें। अच्छा, मैं फाइनल में थोड़ा सा एक वन लाइनर आपसे पूछूंगी, बजट से आपकी क्या उम्मीद है? आ रहा है बजट अगले महीने? बजट से तो IMF से उम्मीदें करनी चाहिए कि IMF हमारे को कितना, आपको हुकूमत से क्या उम्मीद है? हुकूमत के बाज़ औक़ात हम लोग, चूँकि हम लोग खुद फाइनेंशियल सेक्टर को समझते हैं, तो हमें उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि ये पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमें लगता नहीं है कि इस इंटरेस्ट रेट पे जो हुकूमत के पास कोई फिस्कल स्पेस बच सकेगी। हमें बहुत ज़्यादा इसमें जो है मामलात अच्छे होते नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका शबीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद अच्छी रखें, थिंक पॉजिटिव, है पॉजिटिव, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। कोशिश तो की जा रही है। अब देख रहे हैं वज़ीर आज़म भी मौजूद है चीन में, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत अहम मौजू पर। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कराची में स्पेसिफिकली इसके बहुत केसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आपको बुखार की कैफियत महसूस हो रही है, यहाँ पर जोड़ों में 1 हफ्ते से ज़ायद आपको दर्द है, तो रुके नहीं, फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि चिकनगुनिया का टेस्ट आपको करवाना होगा। कराची में चिकनगुनिया के केसेस में वाज़े इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर उमैर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमैर फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि चिकनगुनिया, ठीक है, हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि ये भी एक प्रॉब्लम, एक मर्ज़ है जो हो जाता है। ये कराची में इसके ज़्यादा फैलने की वजह क्या हो सकती है? कराची में एक तो पहली बात समंदर है। कराची में लोग पानी का ठहराव जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली लोगों के घर में देखा जाता है। और ये सिर्फ कराची में नहीं है, इसके इंटीरियर सिंध से ही बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आप सिर्फ कराची को उसमें ना, आप पंजाब साइड में चले जाएं, पंजाब साइड में भी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली इसका ताल्लुक किसी शहर या किसी एक उससे नहीं है कि यहाँ पे ही ज़्यादा हो रहे हैं। उन तमाम इलाके जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, जहाँ पे पानी का ठहराव हमें नज़र आ रहा है, वहाँ पे इसके पैदा होने के या बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अब इसका सिम्टम्स क्या है? लेकिन सिम्टम्स यूजली हम जो हमें बताया जाता है कि बुखार से शुरू होता है, मगर अब हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको फीवर नहीं है, लेकिन जॉइंट पेन से उनके सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा। तो जो डोमिनेंट सिम्टम्स हैं वो तो यही हैं कि फीवर विच इज़ मोर देन 103-102 डिग्री सेंटीग्रेड, जॉइंट पेन जिसमें ख़ास तौर पे नी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ये, और इसके अलावा अगर ये आगे बढ़ता जाता है तो फिर रैश, और रैश जो है वो जनरलाइज रैश होते हैं। ये उसी तरह के रैश होते हैं जो आपको मम्स और मीज़ल्स टाइप के मिलते हैं। अच्छा। वही जनरलाइज रैशेस इसमें आपको मिले जाते हैं। दूसरा हेडेक एंड मायल्गिया, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो आफ्टर 7 to 10 डेज़ आपको
इसमें मिलेंगे। सही। अच्छा, अब ये जो मच्छर है जैसे कि ये होता है, ये मच्छर भी कोई डेंगू की तरह का ही मच्छर है, ये वही मच्छर है जो मलेरिया भी कर देता है, या फिर कोई नई किस्म है? नहीं, ये वही मच्छर है जो डेंगू कॉज करता है, जिसको हम एडीज इजिप्टी कहते हैं। अच्छा। एडीज इजिप्टी, हाँ, वायरसेस में फ़र्क है। जो डेंगू होता है वो फ्लेवी वायरस है, और जो आपके पास चिकनगुनिया हो रहा है वो अल्फ़ा वायरस है। अच्छा, अल्फ़ा वायरस। लेकिन मच्छर सेम है, मच्छर जो है वो सेम है। जो एहतियाती तदाबीर आप डेंगू में कर रहे होते हैं, वही एहतियाती तदाबीर आपको चिकनगुनिया में करनी पड़ेगी, ताकि आप इससे महफूज। इसमें प्लेटलेट्स भी गिरते हैं? प्लेटलेट पे इफेक्ट पड़ता है, मगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वायरस की टाइप चेंज है। मैंने आपको बताया कि जो डेंगू है वो एक फ्लेवी वायरस से कॉज हो रहा है, जबकि जो चिकनगुनिया है वो अल्फ़ा वायरस से कॉज हो रहा है। अल्फ़ा वायरस आपके WBCs पे ज़रूर इफेक्ट करता है, मगर प्लेटलेट में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। कोई वैक्सीन इसकी है अवेलेबल? पाकिस्तान में तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, मगर हाँ 2003 में एक वैक्सीन इसकी मिली, ईजाद की गई थी, जिसको 9 चिक के नाम से जाना जाता है। वो अच्छा। US में ही है, और अब आई थिंक उस वैक्सीन का भी इतना यूज़ नहीं देखा गया किसी रिसर्च में। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा इसका ट्रीटमेंट क्या है? मतलब आपको ठीक है फ़ॉरेन हॉस्पिटल तो जाना है, सिर्फ पैराडोल ही इसका इलाज है या फिर कुछ और भी है पैरासीटामोल के अलावा? देखें, इलाज तो वायरस का नहीं होता, इलाज तो इसका नहीं है। आप टेम्परेचर तो है ना इसमें, सपोर्टिव और सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर रहे होते हैं। अब सिम्टोमेटिकली का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सिम्टम्स आ रहे हैं आप उस सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि पैराडोल, तो पैराडोल क्योंकि फ़ीवर के लिए बहुत कॉमनली यूज़ होती है। इस तरह से जॉइंट पेन इसमें एक डोमिनेंट सिम्टम है, जिसके लिए आप आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, मिथोट्रेक्सेट मैं बताया चलूँ आपके नाजरीन को कि मिथोट्रेक्सेट जो है वो WHO से अप्रूव्ड है फॉर द जॉइंट पेन कॉज्ड बाय चिकनगुनिया। इसी तरह से अगर रैश है तो आपने एंटी एलर्जी ले ली। 2 चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बहुत मुफीद है इसमें। एक तो एक्सेस हाइड्रेशन, आप अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, वो किसी भी सूरत में हो सकती है, पानी के सूरत में, मिल्क की सूरत में, सूप की सूरत में, जूसेस की सूरत में। ये एक बहुत मुफीद हमने देखा है कि जो पेशेंट अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखते हैं, बेड रेस्ट पे रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं अपना, तो उसमें ये बड़ा मुफीद साबित सही। अच्छा, वो स्पेसिफिकली आई थिंक मच्छरों से बचने के लिए जो कॉयल या फिर आप अगर मच्छरदानियाँ भी लगाते हैं तो वो भी, उससे भी आपकी बचत हो सकती है। आप मेक श्योर करें कि घर में अगर पानी जो है ना वो कहीं पे खड़ा ना हो। अच्छा, पानी में आपको पता है कराची में पानी की इतनी कमी होती है, लोग बाकायदा अपने को टैंक्स भी भर भर के रख लेते हैं कि जब पानी खत्म हो तो हम एक वजह है इसके पैदा, क्योंकि ये पैदा ही पानी में होता है और ग्रो भी पानी में करता है। और ख़ास तौर पे ये सीज़न जो अभी चल रहा है गर्मी का, ये इसके लिए फेवरेबल सीज़न है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉइल्स हो गए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हो गए, मॉस्किटो नेट हो गए, ये तो आप करें ही, मगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इसकी जो जिस चीज़ से ये पैदा हो रहा है और उसको आप ब्रेक करें। तो उसके लिए है कि आप घर में ये नहीं कि आप पानी का टब भर के रख दें और वो पड़ा रहे उसमें, और आप उसको समझें कि इमरजेंसी के हम इसको यूज़ कर पाएंगे। नहीं, उससे पहले उसमें वो मच्छर पैदा हो जाएगा। एक और वजह भी है डॉक्टर साहब आजकल, वो ये है कि आपको पता है कि धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो जितने भी वाटर टैंक्स हैं में पानी गर्म हो जाता है। लोग अपने वाटर टब्स में पानी को रख लेते हैं कि तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हम यूज़ करेंगे, ये भी वजह है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है चिकनगुनिया की इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि इसकी ग्रोथ ही, मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ ही इसकी वाटर में सफाई होती है। से भी इसका ताल्लुक है? साफ़ पानी में ही ये ग्रो करता है, गंदे पानी में ये ग्रो नहीं करता। ये बिल्कुल, अगर सफाई से भी इसका ताल्लुक है। साफ़ मच्छर है ये, साफ़ मच्छर है ये। चलें, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि डेंगू की ही तरह का ये मच्छर है, तो डेंगू के मच्छर की तो एक निशानी थी कि उसकी बॉडी पे एक वाइट कलर के स्पॉट्स होंगे, तो वो ये भी कुछ ऐसा? ये वही मच्छर है जो डेंगू कॉज करता है। एडिस इजिप्टी कहते हैं इसको। एडिस इजिप्टी इज द सेम मॉस्किटो विच कॉजेज डेंगू। तो दिस इज़ द सेम मॉस्किटो विच कॉजेज चिकनगुनिया। फ़र्क ये है कि जो वायरसेस की टाइप है उसमें फ़र्क आ जाता है कि ये जो वायरस करा रहा है वो डिफरेंट जीनोटाइप से बिलोंग करता है, और जो डेंगू जो वायरस करा रहा है वो डिफरेंट से। ये कितना डेंजरस वायरस है? मतलब अगर आपकी बॉडी पे ये अटैक करता है तो मतलब वो रिकवरेबल होता है फिर कि नहीं? इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे अभी आपका एक सेगमेंट हमने देखा, उसमें आपने बताया कि 6 से 7 दिन में ये इन्फेक्शन कॉज करता है, और तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज़ का है। मतलब कि जब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा और जब इसके सिम्टम्स आएंगे, इसके बीच के वक्फे को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। वो 7 to 10 डेज़ का है। 7 से 10 दिन में ये पेशेंट की सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और अगर आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास ना जाएं तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखें, ये तो अगर किसी को इतना शदीद जॉइंट पेन है, और अगर अल्लाह ना करे वो जॉइंट पेन अगर फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक 60-year-old मेल है, वो एक हार्ट पेशेंट है, ही इज़ ऑन एस्प्रिन, और एस्प्रिन खा रहे हैं, और एस्प्रिन के साथ उन्होंने
उनको जॉइंट पेन शुरू हो गया, चिकनगुनिया डायग्नोस हो गया, तो अब उनको ये नहीं पता होगा कि हमें एस्पिरिन बंद करनी है, बिकॉज वो फिर जॉइंट ब्लीडिंग करा सकता है। तो ये बिल्कुल है कि कभी कभार इसका इलाज तो हो सकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, करीबी डॉक्टर के पास लाजमी जाएं। उसकी वजह ये है कि आपको काफ़ी दफ़ी आपकी मेडिसिन चल रही होती हैं जो आपकी इस कंडीशंस के लिए फेवरेबल नहीं होती, तो डॉक्टर आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो देगा ही देगा, मगर वो आपका एक मेडिकल बैकग्राउंड भी चेक करेगा, जो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस आपकी मेडिकल बैकग्राउंड की वजह से भी आ जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएगा कि इस मौसम में ज़ाहिर गर्मी भी है, मच्छरों का भी एक बहुत हमें नज़र आता है, फिर आपको पता आलूदगी भी है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना है? देखें, ये तो बड़ा एक सिंपल का आंसर है। मैंने आपको जैसे बताया है कि इस गर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी हाइड्रेशन है। द मोर यू हाइड्रेट द मोर यू गेट फिट। पानी जो है वो अल्लाह ताला ने एक ऐसा इसमें डाला है कि वो हर चीज़ की इसमें शिफा जो है वो मिल जाती है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप क्योंकि JPMC में होते हैं, किस किस्म के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल? आई थिंक सो ये गर्मी की वजह से तो बहुत हो रहे हैं। देखें, गर्मी की वजह से गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है, जिसमें डायरिया आजकल बहुत कॉमन हुआ है। गर्मी की वजह से जो है एक जनरलाइज हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। गर्मी की वजह से चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, और कुछ माइनर केसेस डेंगू के भी रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत कम। अच्छा, आपने मुझे बताया कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक सिर्फ आपकी हाइड्रेशन से है, कि आपको खुद को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, पानी का इस्तेमाल बहुत करना है। अब कुछ लोग इसमें ये भी करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं, बस उनका सारा फोकस ही पीने पे होता है। एक्चुअली खाना इसलिए छोड़ देते हैं कि इसमें जाहिर सी बात है कि बॉडी में जब आपको फीवर होता है, बॉडी एक होता है, तो आपको भूख नहीं लगती, आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, वीकनेस इतनी हो जाती है कि आपको भूख लग नहीं रही होती। तो लोग खाना छोड़ते नहीं हैं, खाना बेसिकली वो खा ही नहीं पा रहे हैं, एपेटाइट उनकी लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाने। तो इसमें भी जब सपोर्टिव मैनेजमेंट हम दे रहे होते हैं, तो उसमें हम एपेटाइट स्टिमुलेंट्स भी दे रहे होते हैं, ताकि भूख में इंसान को जो है वो लगती रहे। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इसके सिम्टम्स बच्चों में भी यही है? बच्चों में भी सेम है और बड़ों में भी सेम है। यूजली बच्चों में जो है वो इतनी आसानी से ये कॉज नहीं करता, जितने बच्चों में केसेस हमने नहीं देखे हैं, जितने हमने 18 अबव देखे हैं। बिल्कुल, हालांकि बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है। ये बच्चों की इम्यूनिटी ये लो होती है, मगर बच्चों में शायद वो प्रोसेस नहीं हो पाता जो बड़ों में, जिस तरह से ये वायरस अपना ट्रांसमिट करता है, उस तरह से बच्चों में नहीं कर पाता। तो बच्चों में इसके केसेस कम हैं कंपेयर टू अडल्ट्स। चलिए, सही है। अच्छा, मैं चाहूँगी फाइनली, क्योंकि वक्त अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, कोई मैसेज जो कि आप देना चाहें इस बीमारी के हवाले से? जैसे मैंने बताया कि ये मच्छर जो है वो पानी में ग्रो हो रहा है, तो सबसे पहले तो वही बात रिपीट करूँगा कि आप अपने घर में पानी का कहीं ठहराव ना रखें, पानी को जमा करके ना रखें। साफ़ पानी में इसकी ग्रोथ होती है, नंबर 1, इस सीज़न में इसकी ग्रोथ होती है। नंबर 2, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हो गए, नेटिंग हो गई, कॉइल्स हो गए, इसका इस्तेमाल अपने घर में करें। और आजकल तो इतना इजी है, हर स्टोर में मॉस्किटो स्प्रेज मिल रहे हैं, और अच्छी कंपनीज जो हैं वो इनके स्प्रेज बना रहे हैं, जो आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे भी नहीं है, तो उस पर भी आप काम करें। सेकंड ये कि नंबर आप हाइड्रेशन अपनी बहुत अच्छी रखें, वो आप किसी भी सूरत में रखें, सूप की सूरत में रखें, जूस की सूरत में रखें, वाटर की सूरत में रखें, मिल्क की सूरत में रखें, मगर अपनी यू मेक श्योर दैट योर हाइड्रेशन इज गुड। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमैर, आपने बड़े अच्छे से हमें चिकनगुनिया के हवाले से बता भी दिया, समझा भी दिया। ख्याल अपना रखना ये अब हम पे डिपेंड करता है, हम किस तरह रखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे एक नए शो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।